अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर सर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल। आज अपने 13 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आप लोगों को सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स के एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं। इन एमसीक्यूज को पाकिस्तान के हर बोर्ड का बच्चा, ए लेवल का कोई स्टूडेंट है या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट एमडी कैट ई कैट वगैरह देने जा रहे हैं तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुने। आपके 90% क्या बल्कि 95% से ऊपर भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 100% तो मैं आपको भी नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिर भी रह जाती हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि हमारी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है और हर चीज को इंटरलिंक किया जाएगा। हर एमसीक्यू अगले एमसीक्यू के साथ इंटरलिंक्ड होगा। तो अगर आप बीच में से चीजों को छोड़ देंगे तो वो फिर मजा नहीं देगा, वो ठीक है ना, जिसे कहते हैं चस नहीं आएगी, ठीक है, तो वो चस ऐसे नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो उसके लिए आपको जरा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं कम टाइम में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी मैक्सिमम चीजें क्विकली रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है, आपको पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स और इसके अलावा आते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स। ये 3 तरह के सॉलिड्स हैं, ठीक है, जिनमें किस सॉलिड की क्लासिफिकेशन की गई है। अब वो तीनों के एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह रेगुलरली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जिंक, कॉपर वगैरह। सिरामिक्स में जिरकोनिया आता है, उसकी फॉर्म में भी होता है। ये आयनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये तमाम फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं ये। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो, तो ये सारे के सारे इन तमाम फॉर्म में ये पाए जाते हैं और बुक में इनकी एग्जांपल्स लिखी है जिसमें मैंने आपको बता दिया। इसकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसकी एग्जांपल में जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह, और इसकी एग्जांपल में जिरकोनिया, ठीक है। तो ये मटेरियल्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। उसके बाद आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब ऑर्डर स्ट्रक्चर से मुराद है कि एक तरतीब में लगे होते हैं, जिस तरह वो फलों वाली रेडी के ऊपर आपने देखा होगा बैक साइड से ना वो फल उन्होंने बड़ी तरतीब से ऊपर लगाए होते हैं, ठीक है, जो बड़े अच्छे अच्छे तुम्हें नजर आ रहे होते हैं। और आगे उसने जो है ना, तुम जब भी कहते हो 2 किलो सेब दे दो, 3 किलो सेब दे दो, 2-3 दाने बीच में उसने जरूर अपनी मर्जी के डाल देने हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलने देना उसने, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी कौम में पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इसको स्टडी किया जा सकता है XRD। ये आपकी बुक के एमसीक्यूज हैं सारे। एक्स-रे डायफ्रैक्शन की टेक्निक है ये, इसको एक्स-रे डायफ्रैक्शन बोलते हैं। टेम, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इन तमाम की मदद से हम इसका ऑर्डर स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर बन गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच सॉलिड हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रेशो होती है दो डेंसिटीज की, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करके इसको निकाल रहे होते हैं, तो ये रेशो होती है। और याद रखिएगा जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। ये बुक में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन बेस्ड समझ लें, इसकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो बात बता दी है इनफ है आपके लिए। इसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब देखें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, उसकी ये एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये इसकी एग्जांपल्स में क्वार्ट्ज, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है जी, कैल्साइट है, शुगर है, मीका है, डायमंड है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपकी बुक में लिखी है। ये मटेरियल्स के नाम है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते उनको ज्यादा मुश्किल होगी, और मैं इतना बेचारे इस तरह नहीं। अच्छा, तो विच इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप देखिए इनमें से कौन सी एग्जांपल है। तो क्वार्ट्ज तो हैं, अच्छा, शुगर, मीका, ठीक है, ये तीनों इसके अंदर मौजूद है। ये रबर जो है ना, वैसे भी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं है, ठीक है, ये पॉलीमेरिक सॉलिड्स में आती है। अच्छा, उसके बाद पॉलीमर्स हैव केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, तो पॉलीमर्स के अंदर हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अदर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आते हैं, ठीक है, इसमें। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट टेम्परेचर ग्लास बिकम्स विस्कस लिक्विड। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि विस्कस लिक्विड बन जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पर, और उससे पहले ये पेस्ट लाइक स्टेट में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट था।
कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, PSEUDO, याद रखिएगा, सूडो सॉलिड्स भी इनको बोला जाता है। तो ये डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, इनका कोई स्ट्रक्चर जो है ना वो रैंडम स्ट्रक्चर होता है, डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, और इनके कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल में कौन आता है, अपना ये ग्लास। सो ग्लास इज एन एमोर्फस सॉलिड। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये पेस्ट लाइक स्टेट में और विस्कस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है। एमोर्फस सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, नायलॉन वगैरह, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये पॉलीमर्स से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए हम इनको पॉलीमर एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमर सॉलिड्स बोलते हैं। आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर सॉलिड। अब इन ये एक्सरसाइज में भी सवाल है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वूल, उसकी वजह ये है कि ये वूल जो होता है, इसके जब आप केमिकल फार्मूला देखते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए फिर ये केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको वूल को क्या कहते हैं कि ये पॉलीमर सॉलिड्स में आता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके पास इन सॉलिड्स से रिलेटेड कुछ नहायत ही आसान एमसीक्यूज, ये मुश्किल नहीं थे, ठीक है। बाकी अगर कोई चीज रह गई हो तो मैंने कोशिश तो की है कि मैक्सिमम चीजें आपकी इसमें कवर हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे पॉलीमर सॉलिड्स होते हैं ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इनकी लो होती है, इसके अलावा जो है ना एक और भी रेशो है, वो वेट टू स्ट्रेंथ रेशो है वो, ठीक है ना, यानी मजबूती जो होती है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है शायद, यानी कि जो इनकी मजबूती है वो ज्यादा होती है। ये पॉलीमेरिक सॉलिड्स के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, ठीक है, ये लाइन भी बोली जाती है, इसके लिए याद रखिएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑर्डर स्ट्रक्चर, एमोर्फस सॉलिड्स डिसऑर्डर स्ट्रक्चर। तो फिर पॉलीमेरिक सॉलिड्स में स्ट्रक्चर जो होता है वो बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड होता है, पार्शियली और पूर्ली क्रिस्टलाइन होते हैं ये, ठीक है। ले जी, इसके बाद हमारे पास आगे आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ये सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे। तो मैंने एमसीक्यू से पहले यहाँ पे कुछ रफ वर्क के लिए एक चीज मतलब जगह बनाई है, ताकि मैं आपको पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? ये वो स्ट्रेस नहीं जो आप पढ़ाई का लेते रहते हैं हर वक्त, बल्कि वो भी नहीं तुम लेते, तुम तो सारे एंजॉय करते हो, ठीक है, स्ट्रेस तुम्हें हो तो तुम इधर हो। अच्छा, तो ये स्ट्रेस जो है ये बेसिकली जब भी आप किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये पेन है ना, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ, तेरी खैर भाई इतनी भी नहीं करनी थी। अच्छा, फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर जिस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगी। तो मैं जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वहां से एक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो लग रही है ना उसी जगह पर, तो जिसको हम अपोजिंग फोर्स बोलेंगे। तो याद रखिएगा उस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोला जाता है और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आमतौर पर स्ट्रेस को फोर्स ओवर एरिया ही मानते रहते हैं, बट ये रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया का नाम होता है, ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए। अच्छा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मिलकर बन जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट बन गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, अगर मैं इसको मजीद ओपन करूं, न्यूटन की जगह पे मैं लिख दूंगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड और साथ में m की पावर -2 अपनी जगह पर, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूंगा तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी ml-1 t-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स और डायमेंशंस आपने याद रखनी है। ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को पास्कल भी हम बोलते हैं। फिर ऐसा स्ट्रेस जो किसी भी बॉडी की लेंथ में चेंज लेके आए, ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज लेके आए, ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी की शेप में चेंज लेके आए, ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी के लेंथ में चेंज लेके आएगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। जो किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी की शेप में चेंज लेके आएगा उसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, फिर स्ट्रेस का फार्मूला अक्सर औकात एक और भी फार्मूला इसका बड़ा यूज होता है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट की फॉर्म में आपको दे रहा हूं कि अगर आपकी वायर है, ये वायर सपोज करें, इस वायर के साथ ये वायर को मैंने ऊपर से बांधा हुआ है और इसके साथ मैं कोई वेट हैंग करता हूं, तो अब जो वेट हैंग करूंगा वो भी तो इस पूरी वायर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो याद रखिएगा उस केस में अगर आप किसी वायर के साथ लोड को हैंग कर देते हैं तो फोर्स की जगह पे mg आ जाता है और वायर का एरिया तो a ही होगा, बट अगर एरिया के बजाय रेडियस दिया हो तो यही फार्मूला mg। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर डायमीटर की फॉर्म में होगा तो r की जगह पर d/2 पुट करो, तो जब स्क्वायर लेंगे वो d स्क्वायर ओवर 4 बनेगा, 4 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4mg डिवाइडेड बाय पाई d का स्क्वायर। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगे वो बैक करके सुन सकता है। मेरे पास
नंबर ऑफ बंडल ऑफ एमसीक्यूज है और मैं कम टाइम पे मैक्सिमम चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं हर चीज को क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं ताकि आपके दिमागों में चली जाए। ओके, तो अब देखिए, अगर आपको किसी भी वायर को आपने लटकाया है, मतलब वायर के साथ लोड लटकाया है, अब वो पूरा लोड ही अगर आपको दिया हो, न्यूटन में दिया हो, तो फिर एम जी की जगह पूरा लोड ही आएगा, वेट। और अगर आपको उसका मैस दिया हो तो आप मैस और जी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और डायामीटर दिया हो, अगर रेडियस दिया हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा, डायामीटर दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, पूरा एरिया दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है ये बात। ओके जी, अब इसके बाद चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। स्ट्रेन क्या होता है? देखें, जब आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आता है, बिगाड़ आता है। वो जो डिफॉर्मेशन आया किसी बॉडी में, वो कितना डिफॉर्मेशन आया, उस मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन को, तो ये स्ट्रेन इज नथिंग, इट इज मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन आई किसी भी सॉलिड के अंदर, उस डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट का नाम है स्ट्रेन। यानी कितना चेंज आया ओरिजिनल के लिहाज से हम उसको देख रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, देखें ये एक रॉड है जिसकी लेंथ एल नोट है, मैंने दोनों साइडों पर फोर्स लगाई तो ये रॉड की लेंथ में तब्दीली आएगी। तो याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसे इस स्ट्रेन को ऐसे ई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। और इसी तरह अगर वॉल्यूम, ये एक डब्बा सा आपको नजर आ रहा है, हर साइड से चपेड़े बज रही है, इसको ठा ठा ठा, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आया, वो कितना चेंज आया उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये एक डब्बा सा आपको नजर आ रहा है, इसको ना, ये देखो जिस तरह ये एक मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है ये। अच्छा, मैं क्या काम करता हूं जी, इसको मैं ना ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूं। जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, आप देख रहे हैं थोड़ा सा पिचक रहा है ना ऐसे, मतलब मगर मैं एक सीधे से डब्बे को जब खींचूंगा तो वो कुछ यूं हो जाएगा, ऐसे डब्बा ना, मतलब वो टेढ़ा सा हो जाएगा, वो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। अब इसकी शेप में तब्दीली आ गई है। जो शेप में तब्दीली आती है उस स्ट्रेस को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और उससे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये याद रखें, देखें इसको, इसके अंदर एंगल में तब्दीली आ जाती है। अब ये देखें, जिस तरह ये सपोज करें ये इसकी टोटल साइड थी, ये वाली वाई एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए वाई। अब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना इधर को गई, ये डेल्टा एक्स आ गया। ये कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिन, ये वाली वैल्यू वाई वाली, इस चीज को हम नाम देते हैं शियर स्ट्रेन का। और इसको यूजुअली टेंजेंट थीटा भी लिखा जाता है, और आमतौर पे ये थीटा बड़ा स्मॉल होता है इसलिए थीटा की जगह थीटा भी लिखा जाता है। कई जगहों पे इसको गैमा से भी डिनोट किया गया है, टेंजेंट थीटा से भी डिनोट किया गया है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय वाई, यानी शेप में कितना तब्दीली आई डिवाइडेड बाय जो उसकी एक और साइड ओरिजिनल आपको नजर आ रही थी ये वाली, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास शियर स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन के क्या यूनिट होंगे, क्योंकि ये दो सेम चीजों की रेशियो है। देखिए, ऊपर मीटर है, नीचे भी मीटर है, ऊपर वॉल्यूम है मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, यहाँ पे भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो ये कट रहे हैं, तो इनका कोई यूनिट नहीं होता। तो याद रखिएगा, स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, और ये प्योर नंबर की फॉर्म में होते हैं। सो इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको मेजर तो किया जा सकता है, मगर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ओके जी, नाइस। अब आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास देखिए, ये जो मैंने आपको बातें बता दी है ना, इससे फायदा पता क्या होगा, मैं जब आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, हलवा बन जाएंगे, हलवा भाई, इंजॉय करोगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं, जो स्ट्रेन है, याद रखिएगा, ये भी स्ट्रेन के बारे में भी एक नोट याद रखें कि स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन आमतौर पे हम ज्यादा अपनी किताब में पढ़ते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वायर की लेंथ को डबल कर दूं, अगर एक वायर की लेंथ को, वायर को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ डबल होगी। याद रखिएगा, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया है आपने, तो उसके अंदर स्ट्रेन कितना पैदा होगा, यह भी बड़ा मशहूर सवाल है। तो याद रखिएगा, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया है, इसका मतलब है कि अब स्ट्रेन किसके बराबर आएगा, 2l माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। यानी ओरिजिनल लेंथ को मैंने एल बोल दिया, ये चलो एल नोट बोल दो। तो देखो, अगर आप वायर को लेंथ को डबल करोगे तो फाइनल लेंथ 2l नोट हो जाएगी, ओरिजिनल तो वही रहेगी। तो अब ये मल्टीपल, इसको माइनस करो, एल नोट से कट गया तो स्ट्रेन 1 आएगा। इसी तरह अगर लेंथ को 3 गुना कर देते तो 3l माइनस एल 2l, तो फिर आपका आंसर 2 आना था। तो लेंथ को जितने गुना बढ़ा रहे हैं ना, उससे एक कम वैल्यू स्ट्रेन की आ रही है। ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आएगी। ठीक है, ओके जी। अब अगली बात चलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स। देखें, जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसमें स्ट्रेन पैदा होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है इनके दरमियान में, खत्म करते हैं तो कांस्टेंट आता है। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है, ये जो कांस्टेंट के बराबर आई है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड
इलास्टिक कांस्टेंट या इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। और ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, ये इलास्टिक कांस्टेंट होता है तीन तरह का, जिसको हम यंग्स मॉडुलस, एक को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और एक को हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। आपकी बुक में यंग्स मॉडुलस को लिखा है ज्यादा, बल्क मॉडुलस को नहीं लिखा, बट ये याद रखें, देखें, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एफ ओवर ए। यानी देखें ऊपर से ऊपर एफ ओवर ए आना था ना, पी के आए हो हो गए सर, आपने पी हुई है, शर्म नहीं आएगी तुम्हें। ये देखो एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल नोट, ये आएगा। यानी टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला सेम है एफ ओवर ए, वो बेशक टेंसाइल है, बेशक वो वॉल्यूमेट्रिक है, बेशक वो शियर है। स्ट्रेन का फार्मूला डिफरेंट है, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम क्या नाम देंगे, बल्क मॉडुलस। और इसी तरह टेंसाइल शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन डेल्टा एक्स ओवर वाई, या टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है, ये शियर स्ट्रेन, ये अपना यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, ये देखिए तीनों लिखे हैं। अच्छा, इनकी यूनिट क्या होंगे अगर आप गौर से देखें ऊपर स्ट्रेस है, नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं हुआ, तो स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो याद रखिएगा, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही होता है। ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा, अब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, याद रखिएगा, यंग्स मॉडुलस में लेंथ आती है, इट प्रोड्यूसेस लीनियर डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक, तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी में। और जबकि इसमें एंगल आता है टेंजेंट थीटा, तो इट प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज ये भी। और ठीक है, फिर एक मजे की बात, आप देखें, ये एमसीक्यू आता है कि बताएं कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की वैल्यू सेम होती है, सॉरी सेम होती है। तो ये देखें 70 है एल्यूमिनियम की। अच्छा, कौन से ऐसा मटेरियल है जिसके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे एमसीक्यू था यार, मेरे जेहन से निकल गया, हाँ, कौन से ऐसे दो मटेरियल जिनका यंग्स मॉडुलस सेम होता है। अब देखें, ये बोन और दूसरा है लेड, तो बोन और लेड दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होता है। अच्छा, वाटर का यंग्स मॉडुलस 0 होता है। कभी देखो पानी को पकड़ के खींचाओ, पानी लंबा हो गया हो, वो शापर है, कैसे लंबा होगा, ठीक है। अच्छा, मरकरी, तो इसका मतलब जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनका यंग्स मॉडुलस क्या है, 0 है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसी तरह शियर मॉडुलस भी मरकरी का और वाटर का, यानी लिक्विड्स का 0 होता है ये, ठीक है। और सबसे, फिर ये भी सवाल आता है कि सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस किस मटेरियल का है, तो सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस किसका है, डायमंड का है। तो इस टेबल के अंदर से ये डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। बजाय मैं एमसीक्यूज बनाता, मैंने उठा के टेबल ही रख दिया है ताकि आपको बता दूं और आपका मैक्सिमम एमसीक्यूज यहां से कवर हो जाए। अच्छा, फिर एक और बात बताता चलूं, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस कितना होता है, यह भी बड़ा मशहूर सवाल, ठीक है, बताओ, सोचो, कमेंट करो नीचे, अगर नहीं आता तो फिर सुन लो। देखो, रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी वो होगी जिसकी लेंथ में चेंज ही नहीं आएगा, जिसका स्ट्रेन ही 0 होगा, जिसमें, भाई रिजिड उसको बोलेंगे ना जिसमें तब्दीली आएगी नहीं। तो अगर उसकी लेंथ में चेंज ही 0 होगा, तो मुझे बताओ, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जब स्ट्रेन ही आपका 0 है, तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जिसको प्यार से इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये डबल 0 को समथिंग समथिंग बोल देंगे ना, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इसका तो याद रखिएगा, यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। चलो जी, आगे चलते हैं, आ जाओ अब जरा। अब ये देखना, सवाल ऐसे जो है झूले लाल हो गए। द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेन इज अप्लाइड, कब, डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट क्या बोलते हैं इसको रे, स्ट्रेन बोलते हैं, ओके। उसके बाद व्हेन द स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको पास्कल बोलते हैं, पास्कल। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल, ए ऑप्शन है। यंग्स मॉडुलस ऑफ वाटर अभी हमने चेक किया था, 0 था, ठीक है, टेबल में। हाँ, बल्क मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। ये याद रखिएगा, ये आपकी बुक्स में नहीं है, बट ये एमसीक्यू कई दफा पेपरों में आया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा जी, उसके बाद द लेंथ ऑफ अ वायर गेट्स डबल्ड ऑन अप्लाइंग अ स्ट्रेस ऑफ दिस। तो बताओ वायर का मॉडुलस यानी यंग्स मॉडुलस कितना होगा। अच्छा जी,
यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो देखें आपने वायर की लेंथ को क्या कर दिया है? डबल्ड है, डबल्ड। तो मेरी बात सुनो, जब डबल कर देंगे तो स्ट्रेन वही बात आ गई ना, डेल्टा एल ओवर एल। तो स्ट्रेन कितना आता है? 1 आता है। ये तो आपको पता है, जब भी वायर की लेंथ को डबल करेंगे स्ट्रेन ने 1 आना है, ऊपर बता चुका हूं। तो देखो फिर स्ट्रेन की जगह पे इसलिए मैंने 1 लिखा है, और यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू जो ऊपर दी है वही पुट की, तो डिवाइड किया तो वही आंसर आ गया। इसका मतलब है जब आप किसी वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं स्ट्रेच करके, तो जो वैल्यू यंग्स मॉडुलस की होती है वही वैल्यू स्ट्रेस की बन जाती है। अब आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, जिस बच्चे को ये रूल याद होगा पेपर में बैठे बैठे उसने दस्ती आंसर लगाना है और झूले लाल करके अगले पे चलना है। ओके हो गया भाई? तू ना गिर जाए, तेरी मेहरबानी। अच्छा आगे, इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, द वर्क डन विल बी। तो भाई स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग का फार्मूला है, ये आपकी बुक्स में लिखा भी हुआ है, 1/2 kx² होता है। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। अब न्यूटन कितना होता है? किलोग्राम मीटर एस की पावर -2, नीचे मीटर, मीटर मीटर से मरा किलोग्राम एस की पावर -2, और अगर डायमेंशंस की बात करें तो एम टी की पावर -2 बनेगा। और याद रखिएगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसके जो यूनिट्स होते हैं, ये जो डायमेंशंस होती हैं, ये बड़ा मशहूर सवाल है एंट्री टेस्ट के हवाले से भी। ये सरफेस टेंशन एक वर्ड होता है जिसको कभी जिंदगी में आप सुनेंगे, ये अभी एमसीक्यू के लिहाज से याद रख लें। इसकी डायमेंशंस भी एम टी की पावर -2 होती है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला है 1/2 kx²। के भी है, एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 0.02 जूल आ जाएगा। ओके हो गया जी? लो जी, इसके बाद नेक्स्ट, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन, अभी ऊपर देखा है हमने कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके स्क्वायर के ऊपर, ये देखें ना फार्मूले में भी नजर आ रहा है। उसके बाद A spring stores 8 joule of energy when stretched by 4 सेंटीमीटर। कहते हैं 4 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग पर 8 जूल एनर्जी एक स्प्रिंग में स्टोर हुई। कहते हैं अगर आप स्ट्रेचिंग को 8 सेंटीमीटर कर देंगे अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? हाँ है, बताओ, अकल यूज करनी है। अभी बताया कि स्ट्रेन एनर्जी जो है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है, वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के ऊपर। तो देखिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डबल करेंगे तो 2, तो यहां पे 2 करें तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। तो यानी कि जो वर्क डन है, जो एनर्जी है, वो पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, अब पहले एनर्जी कितनी है? 8। तो 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 चौका क्या बोलते हो प्यार से? 32। तो भाई अब आपकी बार आपका आंसर कितना आएगा? 32 जूल आएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट को डबल करेंगे तो एनर्जी 4 गुना कैसे बढ़ेगी? क्योंकि डबल तो आपने किया मगर ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बनेगा, तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो 4 से मुराद ये है कि पहले अगर 8 जूल है तो उसका 4 गुना कितना होगा? 32 ही होगा ना यार, ये तो अंडरस्टूड है। आगे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको जो ये चीजें बताई थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारी कसम बड़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, ये मजाक ना समझना। आजो मेरा पुत्र आजो, शाबाश, जिंदगी ऐसी ना सुकून में आती। अच्छा, ये आपने ना बुक में ग्राफ पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, याद रखिएगा। इस ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं, स्लोप में आता है वाई एक्सिस का वेरिएबल ऊपर, एक्स एक्सिस का वेरिएबल नीचे। तो वाई एक्सिस में स्ट्रेस आ रहा है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर एरिया की, तो एरिया जब निकालते हैं ना तो आमतौर पर हम इतने से हिस्से के प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर निकालते हैं, आगे नॉन लीनियर रीजन का ही निकालते हैं। तो 1/2, हाँ जी, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगा, और इस चीज को बोला जाता है स्ट्रेन एनर्जी, और इस चीज को क्या बोला जाता है? स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, और स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, एक बात में रह गई, देखो मेरी बात सुनो, ये जो, अब बल्कि मैं इधर ही बता दूंगा आपको। चलो, एक ग्राफ होता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ये आपकी बुक में बना भी हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का ग्राफ भी आपने देखा था, वो स्ट्रेट लाइन होता है, आगे जाके बाद में चेंज होता है। तो इसके अंदर जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या देगी? तो भाई देखो, इसकी जब स्लोप निकालोगे तो ये आएगा, वाई एक्सिस में फोर्स है डिवाइडेड बाय एक्स है, तो फोर्स ओवर एक्सटेंशन ये के के बराबर आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की स्लोप स्प्रिंग कांस्टेंट देती है। और अगर इसकी हम बात करें ना अपना एरिया की, तो एरिया बराबर आएगा 1/2 एफ इंटू एक्स।
यार एक पंगा बन गया है। ये देखो मेरी बात सुनो, ये मिस्टेक हुई है। इस चीज को ना हम स्ट्रेन एनर्जी नहीं बोलते। एक मिनट रुको, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर एरिया आता है ना, सॉरी, इसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। वंस अगेन सॉरी, इसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। ये अब आपके लिए न्यू टर्म है, ये आपने पहले कभी नहीं नाम सुना होगा, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये जो होती है ना 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन, और इसी फोर्स की जगह पे तो फिर आप पुट करते थे के एक्स, तो एफ की जगह पे के एक्स पुट करो और एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, वंस अगेन सॉरी, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अगर किसी बच्चे ने लिखा है तो आपका भी टाइम जाया होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेन एनर्जी। तो दोबारा से सुन लें, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की स्लोप देती है स्प्रिंग कांस्टेंट, एरिया देता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की अगर बात करें, स्लोप देती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एरिया देता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी ये अब फिलहाल याद रख लें, ये वर्ड एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं, इधर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये इस वक्त। जो ऊपर वाला था ना 1/2 के एक्स स्क्वायर वाला, वो एनर्जी वाला था। अच्छा, इसमें इस स्ट्रेस को बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक हुक्स लॉ ओबे करता है। देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन बरकरार रहता है। फिर बी पॉइंट पर पहुंचे, इतने से रीजन में, ए बी रीजन में हुक्स लॉ ओबे नहीं किया, मगर इस रीजन के अंदर अंदर मटेरियल अपनी असल शेप में वापस जा सकता है। इस पॉइंट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, या इसको यील्ड पॉइंट बोला जाता है। और ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कोई भी मटेरियल बियर कर सकता है, जिसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस के बाद मटेरियल का ब्रेकअप हो जाता है, वो टूट जाता है, और उसको बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, ये कुछ बातें जल्दी जल्दी में मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगर किसी ने पूरा लेक्चर लेना तो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जाके लेक्चर ले लो। अच्छा, अब ये इलास्टिक लिमिट तक का जो रीजन होता है ना, इस रीजन को, यहां तक का जो रीजन होता है, इस रीजन को नाम दिया जाता है इलास्टिक रीजन का। और ये जो रीजन होता है ना यूटीएस तक का, यहां तक का जो रीजन होता है, इस रीजन को हम नाम देते हैं प्लास्टिक रीजन का। किसका नाम देते हैं? प्लास्टिक रीजन का नाम देते हैं। प्लास्टिसिटी ऐसी बिहेवियर को बोलते हैं जिसमें मटेरियल के ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और उसकी शेप में परमानेंट चेंज आ गया। एक स्प्रिंग है, बहुत ज्यादा खींच दिया, वो प्लास्टिसिटी है। थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया, वापस चला गया, वो इलास्टिसिटी है। उसी को ज्यादा खींच दोगे, वापस नहीं जाएगा, दैट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, चपेट मारी, मुंह सीधा हो गया, इलास्टिसिटी है। चपेट मारी, मुंह सीधा ही नहीं हुआ, दैट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, करके देख लेना। तो यूटीएस क्या है, ये दोबारा सुन लें, मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। इलास्टिक लिमिट क्या है, वो स्ट्रेस जो इलास्टिक रीजन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू का होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक हुक्स लॉ ओबे करता है। फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या है, जहां पे मटेरियल का ब्रेकअप हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। और जो मटेरियल इलास्टिक रीजन के फौरन बाद टूट जाते हैं, यानी प्लास्टिसिटी आती नहीं है, उनको बोला जाता है ब्रिटल सब्सटेंसेस। और जो प्लास्टिक रीजन के बाद जाके टूटते हैं, उनको बोलते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। ये भी याद रखिएगा, और इनकी एग्जांपल्स भी बुक में दी हुई हैं। ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील जो है वो ब्रिटल है। इसके अलावा ये बाकी मटेरियल लिखे हैं, लेड, कॉपर, रॉट आयरन, वो डक्टाइल मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो लो जी, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस अबव विच अ मटेरियल कैन नॉट विथस्टैंड इज कॉल्ड यूटीएस। भी बताया, जिसके ऊपर मटेरियल अब उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? यूटीएस। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर का मतलब बर्दाश्त कर सकता है विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी। जहां तक स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? ये आपको अभी बताया मैंने ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? और किधर गया? विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको बोला जाता है, यहां पे नहीं लिखा हुआ, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस उसको बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन, तो इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। वो ऑप्शन यहां पे नहीं है बाय मिस्टेक, तो उसको प्रोपोर्शनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इलास्टिक नहीं, यहां पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। लो जी, इसके बाद हमारे पास द सब्सटेंसेस अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, उनको क्या बोलते हैं? डक्टाइल। और जो प्लास्टिक रीजन में जाते ही नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। याद रखिएगा। तो डक्टाइल सब्सटेंस की एग्जांपल में कौन आता है? लेड, कॉपर, रॉट आयरन, अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑल ऑफ दीज। शियर स्ट्रेन का फार्मूला मैंने आपको बताया, इसको डेल्टा एक्स ओवर वाई या डेल्टा ए ओवर ए टेंजेंट थीटा, या थीटा की जगह अल्फा लिख दिया यहां पे, या अल्फा इनको बोला जाता है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ऑल ऑफ दीज। Which one of the following physical quantities does not have the dimensions force per unit area? यार स्ट्रेन की डायमेंशन ही कोई नहीं होती। ठीक है, सो योर आंसर इज स्ट्रेन। द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जहां तक हुक्स लॉ ओबे करता है, ये लो देख लो आ गया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट बोला जाता है। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक? कहता है बताओ जी, कौन सा मटेरियल ऐसा है जो ज्यादा इलास्टिक है? रबर,
वुड, ये क्या लिखा है, स्पॉन्ज, और उसके बाद है स्टील। अच्छा आप मेरी बात सुने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आप एक काम करें, इन तमाम मटेरियल्स के ऊपर स्ट्रेस सेम अप्लाई करें, सबसे कम स्ट्रेन जिसमें पैदा होगा सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी उसकी होगी। तो याद रखिएगा, जिस मटेरियल में स्ट्रेन कम से कम पैदा होगा, यानी वो अपनी डिफॉर्मेशन नहीं आने दे रहा अपने अंदर, तो स्टील अपने अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आने देता, उसका स्ट्रेन कम से कम होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इलास्टिसिटी स्ट्रेन की होती है, स्टील की होती है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद एक रबर कॉर्ड है, कहता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को तो सबसे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बनेगा। उसकी वजह ये सेंटी 10 की पावर -2 होता है, मगर बाहर स्क्वायर है, पहले चैप्टर में बताया था मैंने। तो ये एरिया आ गया। अच्छा लेंथ कितनी है, 1 मीटर। फोर्स कितनी अप्लाई की है, 10 न्यूटन अप्लाई की है। जो लेंथ में चेंज आया है डेट इज 1 सेंटीमीटर, यानी 0.01 मीटर। कहते हैं यंग्स मॉडुलस बताएं क्या होगा वायर का। भाई ये डाटा लिख दिया है, ये फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। एफ की जगह पे पुट करो 10, लेंथ कितनी है 1 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया है 2 इंटू 10 की पावर -4, और चेंज इन लेंथ कितनी है 0.01। तो पहली बात 0.01 यानी ये 100 ऊपर जाके ये बन जाए, मल्टीप्लाई करवाएगा 1000 हो जाएगा, तो नीचे आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। तो ये भी ऊपर जाएगा, देखो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4 है, +4 हो जाएगा, और नीचे 2 अकेला बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा ऊपर 10 की पावर 7। अब मजे की बात सुनो, तो यानी कि यहां से हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2, ये 1/2 जो होगा ये 0.5 होगा, 0.5 इंटू 10 की पावर 7। अब मजीद इसको आपको पता है मैं पॉइंट को इधर लेके आऊंगा तो 10 की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अब तुम सोच रहे होगे हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो कर लेना, मगर एंट्री टेस्ट में कभी कभी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपके पास आंसर है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं बन रही यहाँ पे, हाँ है। एक मिनट दोबारा से इसको देखें, एरिया इतना था, लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, ये हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, सारा कुछ सही किया है। फोर्स कितनी थी जी, 10 ही थी, लेंथ भी ये है, ओके। 1000 ऊपर है, 10 की पावर 3 ऊपर है, फिर ये ऊपर गया तो 10 की पावर 4, 4 3 7 हो गया। ओ सॉरी यार क्या करते हो, ये जब डेसिमल उधर जाएगा तो पावर में से एक कम होगा ना यार, है पी के आए हो। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 6 बनेगा। तो ये कितना बनेगा, देखो ना, ये बनेगा 5 इंटू 10, ये 0.5 होता है, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। यार दिमाग चला लेना, तुम्हारी मेहरबानी, ठीक है, मेरे से गलती होगी, दंदरा निकालो बैठ के। ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ओके। हाँ कहते हैं हम तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, तो करो। अच्छा जी, इसके बाद अर्शिमिदस प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। तो अर्शिमिदस प्रिंसिपल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिको में भी पढ़ा हुआ आपने। अर्शिमिदस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अप थ्रस्ट बोलते हैं जो आपके वेट के ऑपोजिट फोर्स लगती है। आप किसी भी चीज को पानी में डुबोते हैं तो उसका अपना वेट है, एक वो वेट जो पानी का साइडों पर डिस्प्लेस हो रहा है, उस वेट जितनी एक फोर्स ऊपर को लगती है जिसको हम अप थ्रस्ट या बायोन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सिंपल सा ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भाई यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, देख लेना अगर पूरा लॉन्ग पढ़ना है तो बायोन फोर्स यानी अप थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, अपर डायरेक्शन में लगती है। और इस फोर्स का फार्मूला होता है डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम। तो अब ये सवाल आपको दिया है कि एक बॉडी है, उसने इतना पानी डिस्प्लेस किया, पानी के अंदर डुबोया, उसने इतना पानी साइडों पे डिस्प्लेस किया, पानी की डेंसिटी भी दे दी है, जी की वैल्यू भी आपको पता है, कहता है बताओ अब थ्रस्ट कितना होगा। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करवाओ तो 20 न्यूटन आ जाएगा। वेरी सिंपल सोल्यूशन दिया हुआ है। अ बॉडी वेट्स 50 न्यूटन इन द एयर, कहता है एक बॉडी का वेट जो था ना एयर में वो था 50 न्यूटन। अच्छा जब उसको पानी में डुबो दिया तो कहता है पानी में डुबोने पे उसका जो वेट है ना वो 50 नहीं रहा, बल्कि कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो एक फोर्स लगी होगी वो कितने न्यूटन की लगी होगी। तो जाहिर बात है जो बायोंड फोर्स है वो 20 न्यूटन की लगी है ना, जिसने क्या काम कर दिया, इसके वेट को ही कम कर दिया। तो देखो वेट में से क्या काम कर दो, जब यानी एयर वाला वेट में को माइनस कर दो वाटर वाले वेट में से, तो जो रिजल्टेंट आएगा माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगी अप थ्रस्ट फोर्स यानी बायोंड फोर्स। इसके बाद इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन द लिक्विड, तो अगर बॉडी की डेंसिटी वाटर से क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर फ्लोट करेगी। इसीलिए जब बंदा फ्लोट जाता है पानी के अंदर तो उसके जो डेंसिटी है उस ओवरऑल बॉडी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लास्ट जो है ना वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कोई हॉरर मूवी का सीन ना बना लो। आगे ये कहता है ये जो एक्सप्रेशन है ये अप थ्रस्ट का एक्सप्रेशन है,
ये आपकी बुक में लिखा हुआ है क्लियर फार्मूला। अब थ्रस्ट यानी नेट फोर्स है ये, ठीक है। रो जी वॉल्यूम ऊपर पड़ा था तो ये एरिया इंटू हाइट मिलके वॉल्यूम ही बनाता है, तो आप थ्रस्ट का फार्मूला है। कहते हैं अगर एक पत्थर को पानी के अंदर डुबोया, सबमर्ज किया, अच्छी तरह डुबो दिया, एंड इट वेट लेस इन वाटर देन इन एयर, और उसका वेट एयर के मुकाबले में पानी के अंदर कम हो जाता है, जारी बात है। आप देखें, आप अपना हाथ है ना, इसको पानी के अंदर डुबोना, आपको ऐसे लगेगा कि आपका हाथ है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके हाथ का वेट कम हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ के ऊपर एक बायोंड फोर्स लग रही होती है, जो ओवरऑल क्या कर देती है, वेट को रिड्यूस कर देती है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो बायोंड फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है, उस वजह से ऐसा लगता है आपको कि उसका वेट कम हो गया है, लेस हो गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन किसकी एप्लीकेशन है, ये डायरेक्टली किसकी एप्लीकेशन है, आर्शिमिदस प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है। ओके, इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास स्टेडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की तरफ तो भी चलते हैं। फ्लूइड का फ्लो दो तरह का है। लेमिनार फ्लो, ऐसा फ्लूइड का फ्लो जिसमें स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, हर पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, और पार्टिकल्स फॉलो ईच अदर, और हर पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को फॉलो करता है। उस फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो, कांस्टेंट फ्लो बोला जाता है, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करता, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, बल्कि स्मूथली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। सो योर आंसर इज ब्रावो। लेमिनार फ्लो, ये लोग आगे, लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी क्या रहती है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। जितने भी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, हर पॉइंट पर सपोज को यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है एक पार्टिकल की स्पीड, तो यहाँ पे भी इतनी होगी, यहाँ पे, तो हर पॉइंट पर स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। टर्बुलेंट नाम से पता चल रहा है रुकावट वाला फ्लो। तो इन टर्बुलेंट फ्लो जो फ्लूइड की जो टर्बुलेंट फ्लो के में क्या होता है, डिसऑर्डरनेस आ जाती है। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो एक ऑर्डर के अंदर हो रहा होता है, एक तरतीब के अंदर हो रहा होता है, मगर इसमें उसका ये देखें, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल मैंने लाके रखी, दिल नहीं बनाया, एक ऑब्स्टेकल लाके रख दिया, वाटर यहाँ से आ रहा था। तो अब देखें ऑब्स्टेकल के आने की वजह से क्या होगा, ये लेयर्स जो है ना, मतलब वो डिवाइड होगी, कोई इधर जा रही है, कोई इधर से इधर वापस आ जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, तो मतलब कोई इधर, कोई किनारों से मुड़ गई है। तो इस तरह का जो इररेगुलर सा फ्लो आ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और इसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, और अब यहाँ पे यूनिफॉर्मेलिटी भी बरकरार नहीं रही, और ये फ्लो स्टेडी नहीं रहा, यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर भी सकती हैं। तो इस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो, या इसका दूसरा नाम होता है, एक और नाम भी होता है, रेजिस्टिव फ्लो भी इसको बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एडी फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज एडी फ्लो। ओके, ले जी, इसके बाद एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड विद स्ट्रीमलाइन फ्लो हैविंग नो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो जिसकी विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 हो, ये भी आगे बताऊंगा, विस्कोसिटी के बारे में आएगा टॉपिक, ठीक है। जिसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे, और जो यानी इनकंप्रेसिबल होते हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज नहीं आप कर सकते। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनका फ्लो स्ट्रीमलाइन हो, वो नॉन विस्कस हो, और क्या हो, इनकंप्रेसिबल हो, उनको आइडियल फ्लूइड बोला जाता है। उसके बाद एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शन इज वेरीज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, मेरी बात सुनिए, ये भी टॉपिक आगे आना है, ड्रैग फोर्स, ये मुझे उसमें डालना चाहिए था, बट कोई नहीं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से पास करता है, फ्लूइड उसके रास्ते में एक रुकावट लगाता है, उस फोर्स को फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स बोला जाता है। उसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा, ईटा को विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, आर वी, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और वी उसकी स्पीड होती है। तो यहां से ड्रैग फोर्स का स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन वाली फोर्स होती है वो फ्लूइड की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद एन आइडियल फ्लूइड, याद रखें, आइडियल फ्लूइड बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उन दोनों में यूज होता है उनको डिराइव करने में। सो डेल्टा आंसर है इसका। ये दोनों, ये तीन, ये 43 और 44, ये दोनों एमसीक्यूज मतलब के टॉपिक अभी आगे आने हैं, बट आपने क्योंकि पहले पढ़े हुए हैं तो इसलिए इतनी परेशानी नहीं हुई होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, पहले तो याद रखें कि इट इज, ये बड़े मशहूर एमसीक्यूज हैं, ये सारे मशहूर मैंने लिख दिए हैं भाई। इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। दूसरी बात ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज फ्लो रेट, या इसको सिंपली वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो ये देखें दूसरा एमसीक्यू, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज
कांस्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ठीक है। ओके हो गया जी, अच्छा जी। अब चला यार अभी, अच्छा इसके बाद द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम यहां पे कह सकते हैं ए इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी। तो जब इसका मतलब एरिया का स्पीड के साथ क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो पाइप का जिस एरिया में एरिया ज्यादा होगा उस एरिया में फ्लूइड की स्पीड उतनी ही कम हुआ करेगी, ठीक है। तो अब जब दो चीजों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है तो मुझे बताओ, मैं यूं लिख सकता हूं ना A1 ओवर A2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अच्छा अगर मैं ये लिख सकता हूं तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं, ये V1 इधर ले जाओ, A2 इधर ले आओ, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जरा चा करो अगले एमसीक्यू पे, है ना बंबू। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। किथे गया ये पहला ऑप्शन बन गया। ओके नॉइस, चलें आगे। अच्छा अब अगला सवाल है, कहता है ये जो फ्लो रेट होता है इसके यूनिट क्या होते हैं। ओके नाइस, मेरी बात सुनो, फ्लो रेट होता क्या है पहले तो ये देखो। अबे भाई लोगों, फ्लो रेट क्या होता है ये देखो। फ्लो रेट होता है एवी, अभी ऊपर पढ़ा, ये देखो ना, ये पढ़ा है। अच्छा एरिया के यूनिट क्या होते हैं जल्दी बताओ, मीटर स्क्वायर। स्पीड का क्या होता है, ये स्पीड है ना वी, मीटर पर सेकंड, तो ये ऊपर बन जाएगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड, और तो ये बन गया ना मीटर क्यूब पर सेकंड, इसलिए इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं। और अब यही नहीं, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड तो बन गया, मगर ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि डायमेंशंस बताओ, तो एल क्यूब टी माइनस वन, तो ये इसकी डायमेंशंस भी अब की बार याद रखिएगा, ठीक है। तो देख लो एक के साथ एक फ्री मिलता है आपको, बल्कि कई दफा तो एक के साथ तीन तीन फ्री भी दे रहा हूं, तो जस्ट पैक इट एंड डबल द शॉपर, ठीक है। आगे इन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रो ए बी, लो जी रो ए वी। अच्छा रो होती है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अच्छा एरिया का मीटर स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो अब देखो ये बन गया किलोग्राम मीटर क्यूब, नीचे आ गया मीटर क्यूब इनटू सेकंड, तो मीटर क्यूब से कट गया, किलोग्राम पर सेकंड बचा, इसको बोलते हैं मैस फ्लो रेट। क्या बोला जाता है इसको, मैस फ्लो रेट बोला जाता है। तो याद रखिएगा जो रो ए बी होता है इसको मैस फ्लो रेट बोलते हैं। तो रो ए वी इज इक्वल टू मैस ओवर टाइम, और अकेला ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। ये वॉल्यूम को थोड़ा मैं स्टाइलिश वाले वी से लिख दिया है, तो ये नहीं भूलना, ये आपकी एग्जांपल में भी बुक में यूज हुआ है रो ए वी, ये नहीं है कि आपके बुक से बाहर है। तो ए वी इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। रो ए वी का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर सेकंड आएगा। ओके, तो ये बातें अब आप लोगों को जहन नशीन कर लेनी चाहिए। ओके जी, तो लें जी ये थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हवाले से बातें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अच्छा यहां पे एक बात और बताता चलूं आपको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये जो एरिया का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है, मैं कह सकता हूं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर लगाऊं तो पाई तो कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा। आर स्क्वायर की बात कर लो। अब दो एमसीक्यूज हैं यहां पे, अगर एक पाइप का एरिया डबल कर दें, एरिया को डबल कर देंगे तो उस पाइप में फ्लूइड की स्पीड हाफ हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है ना, एरिया डबल स्पीड हाफ। अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप रेडियस को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो स्पीड 4 गुना कम होगी। अब ये याद रखिएगा, एरिया को डबल करने पर स्पीड हाफ हो जाती है, रेडियस को डबल कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीड 4 गुना कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, ये मैं भूल गया था ऊपर बताना। आज मेरा पुत्र, आज शाबाश, मेरा गला बैठ गया अब, ठीक है भाई। लाइक कर दिया करो वीडियो को और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करो, ताकि कोई मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत का इतना फायदा भी हो रहा है तुम्हारे लिए। यहाँ पे पहले पूरा लेक्चर तैयार करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी गला फाड़ फाड़ के, ठीक है, कि तुम्हारे दिमागों में चला जाए। अच्छा बर्नौलीज इक्वेशन किसके ऊपर बेस करती है, ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अच्छा ये होती क्या है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब हम इसको मजीद डिराइव करते हैं तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 1/2 mv² लिख लो, नीचे वॉल्यूम आ गया, प्लस mgh नीचे वॉल्यूम आ गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मजे की बात ये देखो, ये जो मैस ओवर वॉल्यूम होता है, इस मैस ओवर वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। मैस ओवर वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो बताओ यही ऊपर वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, P प्लस 1/2। अच्छा m ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, रो v² प्लस यहां पे भी क्या आएगा, m ओवर वॉल्यूम डेंसिटी रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो ये है जी आपके पास ओवरऑल बर्नौलीज इक्वेशन, जिसको हम 1 की फॉर्म में और 2 की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, वैसे ही 2 की फॉर्म में, ठीक है, वो लिखते हैं आप। वो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूं यार। आप यहां पर देखें कि इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में प्रेशर, स्पीड और हाइट, तो बर्नौलीज इक्वेशन इन तीनों को आपस में रिलेट करवा रही होती है। बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विद स्पीड एंड हाइट। तो अगला एमसीक्यू चेक करो, द इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर टू द फ्लूइड स्पीड एंड हाइट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन, पैक इट एंड डबल द शॉपर। ओके डोनी, चलो आ जाओ मेरा पुत्र, आ जाओ, शाबाश। ये ना हो पता लगे यहां से मेरी वीडियो क्रैक निकाल के तो शॉर्ट बनाई हो अपने चैनल पे। अच्छा ठीक है, लो भाई ये हो गया यहां तक डन। तो ये अच्छा, अब ये बात हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट, इस कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे। अच्छा मजे की बात, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही होता है। याद रखिएगा फिजिक्स में सेम चीजों, सेम यूनिट्स वाली चीजें तो ऐड होती हैं। तो अगर इसका यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है तो ये पूरी ये 1/2 रो वी स्क्वायर का यूनिट भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ही होगा। इस रो जीएच का यूनिट भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा। तो इस कांस्टेंट का यूनिट भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन के कांस्टेंट का यूनिट क्या था, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके यूनिट का कांस्टेंट का यूनिट क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, शाबाश। कहता है एट एनी 2 पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इफेक्ट। देखिए मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूं। अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस में आप टूरी-सेलियस थ्योरम पढ़ते थे। वो एक डब्बा सा बना था, उसके अंदर एक सुराख था जहां से, ये अगर आपको याद हो, इस डब्बे के अंदर एक होल था जहां से फ्लूइड यहां से बाहर निकलता था, ठीक है। तो इसकी जो टोटल हाइट थी, लेट्स सपोज दैट वाज h1, और ये वाली जो ऊपर वाली हाइट है, ये नीचे वाली हाइट है h2, तो ये ऊपर वाली हाइट बनती थी h1 माइनस h2। तो अब जो फ्लूइड इसके अंदर होता था वो नीचे आता था और यहां से फ्लूइड बाहर निकलता था। इसको बोलते थे स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इस स्पीड का फार्मूला होता है √2g, और जितनी हाइट सुराख से ऊपर है, ये जो सुराख है इससे ऊपर की हाइट आती है इसमें, ये याद रखिएगा। नीचे वाली हाइट नहीं आती है, ना टोटल हाइट आती है। जिस हाइट से पानी निकल रहा है ना, उसके ऊपर वाली हाइट आती है। यानी पानी अगर यहां से निकल रहा है, इस टूटी में से ऐसे निकल के गिर रहा है ना, तो इसके ऊपर की हाइट आएगी टैंक की, ठीक है। तो टैप से लेके ऊपर तक की जो हाइट है टैंक की, वो होती है इसमें। तो ये याद रखिएगा। तो √2g h1 माइनस h2, तो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला था। ये बुक में भी ऐसे ही लिखा है। अच्छा, ये जो 54 एमसीक्यू है यार, ये बड़ा बंबू एमसीक्यू है। इसको पहले खुद से भी सोल्व कीजिएगा। कहते हैं 2 मीटर का टैंक है, पानी से पूरा भरा हुआ है, उसके दरमियान में जाके एक सुराख कर दिया, बताओ स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितनी होगी। हाय मजे। अच्छा ये देखो, तुम इसको स्टॉप करके खुद कर सकते हो। ये देखें जी, 2 मीटर का टैंक था, टोटल हाइट इसकी थी 2 मीटर। अच्छा, आपने सेंटर में सुराख कर दिया, यहां से पानी बाहर निकल रहा है, यहां से आपने स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फार्मूला होता है √2g h1 माइनस h2। h1 माइनस h2 कौन सी हाइट होती है, जो सुराख से ऊपर की होती है। तो 2g की जगह 10 पुट करो, हाइट पुट करनी है। अब तो देखो, अगर मिड में होल किया है तो ऊपर वाली हाइट कितनी रह जाएगी, अब 1 मीटर रह गई होगी ना। तो अब यहां पे 1 आएगा, तो ये बनेगा √20। अब √20 कितना होता है, √20 कितना होता है भाई, सिंपल सी बात है यार ये। तो √20 को भाई आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ये 4.42 बनता है कि 4.91 बनता है, मेरे दिमाग में इतना नहीं है, मुझे नहीं याद, मगर इसी में से बन जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा √20, और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, वो कितना बनता है, ठीक है। लो जी, इसके बाद अब थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। कहते हैं द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ओरिफाइस सुराख को बोलते हैं, होल को बोलते हैं, जहां से वाटर रिजेक्ट हो रहा होता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, देखा है अभी आपने फार्मूले में, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, ग्रेविटेशनल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी, हाइट ऑफ द कॉलम लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इसके फार्मूले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आ रही है, हाइट भी आ रही है। अच्छा, फिर ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, रेडियस ऑफ द ओरिफाइस, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होगी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। देखो ना, इसमें कहीं पे फार्मूले में डेंसिटी आ रही है, नहीं आ रही, हाँ, मगर इसका होल कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके ऊपर तो स्पीड के ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वो तो बंदा थोड़ा सा दिमाग भी यूज कर लेता है, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली डेंसिटी कट गई होती है जब इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं फार्मूले की, तो इसलिए वो नहीं हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लो जी, इसके बाद नेक्स्ट अपना कार्बोरेटर ऑफ कार यूजेस। आज कार्बोरेटर पूरा इसका वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा है, बर्नौलीज थ्योरम को यूज करता है, ठीक है। वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, वो वाला।
तो प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्रेशर विद द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। ये कौन सा इफेक्ट होता है? हॉरिजॉन्टल पाइप क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप ये वाला होता है, ऐसा पाइप जिसकी हाइट कांस्टेंट रहती है। अब ये कैसे हाइट कांस्टेंट कैसे रह रही है? अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें ना, इसकी देखें, ये इसका ये वाला और ये सेंटर से हाइट, हर जगह से अर्थ से सेंटर से लेके अर्थ तक की जो हाइट है वो हर जगह पे कांस्टेंट रह रही है। ऐसे पाइप को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप। और हॉरिजॉन्टल पाइप में हाइट कांस्टेंट होने की वजह से वो जो हाइट वाला फैक्टर है ना वो खत्म हो जाता है। तो P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट बचता है। P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट बचता है, हाइट वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है। इसको बोलते हैं वेंचुरी रिलेशन। ठीक है, तो वेंचुरी इफेक्ट इसको बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूस होकर ये रह जाती है। उसके बाद इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इंक्रीजेस, तो प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा आप देखो, एरिया का स्पीड के साथ रिलेशन होता है इनवर्स, और प्रेशर और स्पीड का आपस में रिलेशन होता है इनवर्स। अब मजे की बात, अगर आप एरिया को इंक्रीज कर दोगे तो स्पीड डिक्रीज करेगी, अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो योर आंसर इज इंक्रीज। ये हम बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से देख रहे हैं। इसके बाद व्हेन द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर, कहता है जहां स्ट्रीम लाइंस किसको बोलते हैं? फ्लूइड की लाइंस को, जो पाइप के अंदर हम फ्लूइड बनाते हैं उसकी लाइंस को। कहता है जहां पे वो करीब होती हैं, तंग तंग होती हैं, वहां पे उनकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, और जहां पे वो दूर दूर होती है वहां पे वो वीकर होती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। भाई विस्कोसिटी क्या होती है? द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है उसको विस्कोसिटी बोला जाता है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, किसी एक को कह लीजिएगा विस्कोसिटी। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस। बुक में टेबल बना हुआ है, साइड पर जाके चेक कर लो। वैसे आंसर है इसका क्या, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है? कोल टार की, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब वो बुक में टेबल भी बना है, वो टेबल भी देख लीजिएगा। उस टेबल में कल ग्लिसरीन लिखा है, मगर टार जो है, लुक जो है, इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है इनमें से। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, इसका यूनिट अभी हम कैसे निकालेंगे ये चलो मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए ड्रैग फोर्स का एक फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, यहां से ईटा के यूनिट निकालने हैं। ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, 6 पाई का तो कोई यूनिट नहीं, रेडियस का मीटर और स्पीड का मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इंटू सेकेंड। अब इसको आपने सोल्व कर लेना है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? देखो न्यूटन की जगह पर क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर एस की पावर -2, ये एम की पावर -2 और एस अपनी जगह पे। तो ये देखो, अब ये मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर -2 और मीटर मल्टीप्लाई होके किलोग्राम पर मीटर, और ये एस और एस की पावर -2 मल्टीप्लाई होके एस की पावर -1 बचेगा। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इसका यूनिट बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल है यार ये तो। और अच्छा, डायमेंशंस की अगर बात करेंगे तो m आ जाएगा, l इनवर्स आ जाएगा, t इनवर्स आ जाएगा। तो अब आपकी बार आपका आंसर ब्रावो बन जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी का याद रखिएगा टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, इनवर्स रिलेशन भी होता है। जो गैसेज होती है ना, गैसेज के केस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उनकी कोलिजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेज के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि लिक्विड्स में उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, वो गाढ़ापन उनका कम होना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड्स में बॉन्ड्स के टूटने से, कोवलेंट बॉन्ड्स के टूटने से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वीक होने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, जबकि गैसेज के केस में इंक्रीज करती है। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है गैसेज के केस में। ठीक है, इसके बाद द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, ड्रैग फोर्स जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला था ये 6 पाई ईटा आर वी। तो ड्रैग फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेलोसिटी के पास। ठीक है, आगे एट हाई स्पीड्स ड्रैग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये जो हम ड्रैग फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं ना, इसकी लिमिटेशन है, इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ। इसकी लिमिटेशंस है आपकी बुक में लिखी है कि ये हाई स्पीड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हाई स्पीड पर ड्रैग फोर्स और स्पीड का रिलेशन बरकरार नहीं रहता। बुक में लिखा होगा क्लियर जुबान में। तो याद रखिएगा, हाई स्पीड्स पे ड्रैग फोर्स जो होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं रहती। तो ये वाला जो फार्मूला आप पढ़ते हैं ना, ये लो स्पीड्स के लिए एप्लीकेबल होता है।
इसके बाद स्टोक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज। आप देखिए इसके फार्मूले में रेडियस आता है, स्टोक्स लॉ के फार्मूले में, और रेडियस जो होता है वो किसी स्फेरिकल बॉडी का ही तो होता है। तो याद रखिएगा ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। यही इसकी दो लिमिटेशंस हैं कि ये लो स्पीड के ऊपर एप्लीकेबल है और ये स्फेरिकल बॉडीज के अलावा किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता। ओके, इसके बाद अगला सवाल है, इसमें उसने ड्रैग फोर्स का फार्मूला पूछा हुआ, तो 6 पाई ईटा आर वी है। कहता है बताओ ये इक्वेशन किसने डिराइव की थी, तो स्टोक ने डिराइव की थी। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी का बात करते हैं। तो भाई टर्मिनल वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जब भी कोई ड्रॉपलेट या कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में फॉल कर रहा होता है, तो एक वक्त आता है कि जब उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स जो होती है वो वेट के बराबर हो जाती है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो है वो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल कैसे हो जाते हैं। तो खैर जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल होते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जब नेट फोर्स जीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और याद रखिएगा ड्यूरिंग टर्मिनल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है और वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है मैस की फॉर्म में mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, और एक फार्मूला है ये मैस की फॉर्म में है, जबकि ये वाला फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा, ये फार्मूला रेडियस के साथ। तो टर्मिनल वेलोसिटी का यही फाइनल फार्मूला है, आपकी बुक में जो लिखा है रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहां से भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू आता है कि अगर कोई ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है एयर में, उसका रेडियस डबल कर दें तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेडियस को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। एक ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। इसी तरह 72 में एक और एमसीक्यू आता है कि अगर दो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी रेडियाई रेशियो 2/3 हो तो बताओ उनकी टर्मिनल वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी। तो याद रखिएगा उनकी टर्मिनल वेलोसिटी रेशियो उसका स्क्वायर आएगी, रेडियस का स्क्वायर लेंगे, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4:9 बन जाएगा। तो ये दोनों एमसीक्यूज बड़े मशहूर थे, ये मैंने उसमें नहीं डाले मगर मैंने अब आपको बता दिए हैं कि ड्रॉपलेट को रेडियस को डबल कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, रेडियस को 3 गुना कर देंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके जी। तो ले जी कहता है व्हेन द ड्रैग फोर्स ऑन अ रेन ड्रॉपलेट बिकम्स इक्वल टू वेट, तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मैंने अभी बताया। और जब फॉग ड्रॉपलेट नीचे को आ रहा होता है ड्यूरिंग टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो फ्री फॉल कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ओके जी। इसके बाद कहता है जी इन मेडिकल फील्ड अ वेंचुरी मास्क यूज्ड टू डिलीवर अ नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट्स ऑपरेटर। अब ये जितनी कहते हैं पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेंचुरी मास्क के जरिए से, वो जो मास्क उसको लगाया होता है वो किसके ऊपर बेस है, सारा का सारा वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। स्पीड हाई प्रेशर लो होगा तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को, तो वो बर्नौलिस प्रिंसिपल के तहत है। इसी तरह एरोप्लेन जो है उसकी भी अपलिफ्टिंग बर्नौलिस प्रिंसिपल के तहत होती है। जो बॉल का स्विंग है, स्विंग ऑफ अ बॉल, वो भी बर्नौलिस प्रिंसिपल के तहत होता है। तो और आपने विंग्स ये तो अपलिफ्ट ऑफ एरोप्लेन वाली तो एग्जांपल भी बुक में पड़ी हुई है ना। तो उसमें क्या होता है, विंग की एक साइड पर एयर का प्रेशर, एक साइड पर लाइंस करीब करीब होती हैं, एक साइड पर लाइंस दूर दूर होती हैं। तो एक साइड पर स्पीड हाई, एक साइड पर स्पीड लो, एक साइड पर प्रेशर लो, एक साइड पर प्रेशर हाई। तो वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन के जो ये होता है ना विंग, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। विंग के ऊपर और नीचे एयर का प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। पूरा लॉन्ग भाई पड़ा हुआ है, क्या हो गया तुम्हें। आगे सुपर से भी ऊपर, सुपर 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 फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है। ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो दीवार पे भी चढ़ जाते हैं तुम्हारी तरह, ठीक है, आधे बंदर होते हैं ठीक है, मजाक कर रहा हूं यार, पक्की ना हो जाना। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी जीरो हो, और अगर जीरो ना हो, हम जीरो बनाते हैं टेम्परेचर को लो करते करते लो करते करते। अगर हम ऐसा टेम्परेचर कर दें लिक्विड्स का कि जिस टेम्परेचर पे उनकी विस्कोसिटी जीरो हो जाए, तो हम उन फ्लूइड्स को सुपर फ्लूइड्स बोलते हैं। तो लो टेम्परेचर की कंडीशन इसमें याद रखिएगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुपर फ्लूइड्स, पहली ऑप्शन बन गई जीरो विस्कोसिटी, पढ़ के देख लीजिएगा। सुपर फ्लूइडिटी इज टिपिकली अचीव्ड अंडर विच कंडीशंस, अभी बताया कि एक्सट्रीमली लो कंडीशंस के अंदर सुपर फ्लूइडिटी को अचीव किया जाता है।
बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पे लो टेम्परेचर कितने होने चाहिए, -452। देखें ये आपकी बुक वाला पॉइंट है, हीलियम 4 जो होता है ये सुपर फ्लूइड की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और ये इतने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाके ना -269 डिग्री सेल्सियस या 4 केल्विन या इतना, ठीक है, जो हीलियम 4 है ना वो एक क्लियर लिक्विड की तरह बन जाता है और इसकी विस्कोसिटी 0 हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपकी बुक से ही उठाया है मैंने, ठीक है। तो इट फ्लोज विदाउट फ्रिक्शन। तो हीलियम 4 की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये कि अब इसकी विस्कोसिटी 0 हो गई है, ये फ्रिक्शन के बगैर फ्लो करना शुरू कर देता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक बिहेवियर ऑफ सुपर फ्लूइड्स। तो सुपर फ्लूइड्स का एक सबसे अच्छा बिहेवियर मैंने अभी बताया कि ये दीवारों पे भी तुम्हारी तरह चढ़ जाते हैं, ठीक है, कैन क्लाइंब कंटेनर वॉल्स। उसके बाद विच इज वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये आखिरी पैराग्राफ में आपकी बुक में लिखी हुई है। कूलिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाए जाते हैं बाकायदा लो टेम्परेचर्स के ऊपर, जिनको सुपर फ्लूइड मटेरियल्स की मदद से, सुपर फ्लूइड मटेरियल्स को यूज करके वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाते हैं। अब ये कैसे, क्यों, दैट इज द होल इंजीनियरिंग। हमें इसकी तरफ नहीं जाना, बस एप्लीकेशन उसने पूछी थी, आपकी बुक में लिखी है, मैंने एमसीक्यू डाल दिया। ले जी, ये था आपका पूरे का पूरा चैप्टर जो कि मेरी तरफ से हो गया है खत्म, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।